हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। और हम फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग को, जो पिछला वीडियो था हम उसमें चर्चा किए थे जीवों में जनन कैसे होता है, क्लास 10th का था। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, क्योंकि जितना आंसर है वही हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम इधर उधर को समझाने लगे तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जितना है कम समय में हम आपको ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत करवा देते हैं, जो कि बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो देखते हैं, क्लास 10th है, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, अर्थात देखिए जीव में जनन कैसे होता है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन करवाना है हमको। ये सब तो हो गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखिए कि कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब जो परागण की क्रिया होती है वो निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, जो परागण होती है। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि जो परागण है वो आपको बात कर रहा है एक पुष्प के बारे में। ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये पुष्प के बारे में बात कर रहे हैं, पुष्प अर्थात फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ जाते हैं एक डायग्राम बनाकर, कि जैसे कि ये आपका एक पुष्प हो गया, ठीक है। और इसमें आपका हो जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और इस पर आपका एक तंतु आता है। तो परागण कह रहा है ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ जो होता है इस तंतु के अंतिम छोर पर ये होता है परागकोश। क्या होता है जी? कोश होता है, परागकोश। इसके अंदर होता है आपका परागकण, और यह परागकण अगर यहाँ वर्तिकाग्र पर आ जाता है, यह परागकण यह वर्तिकाग्र पर आ जाएगा, तो बोलेंगे कि निषेचन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतलब कि जो यह पार्ट होता है यह पुंकेसर का भाग है। परागकोश के अंदर जो होता है परागकण ये पुंकेसर का भाग है, जो कि पुरुष भाग बोल सकते हैं। और जो यह वर्तिकाग्र है वो स्त्री का पार्ट होता है, मतलब स्त्रीकेसर का पार्ट होता है। अर्थात पुंकेसर का पार्ट स्त्रीकेसर के पार्ट पर आ जा रहा है तो इसको बोलेंगे परागण, ठीक है ना। मतलब कि परागकोश के अंदर परागकण है और यह वर्तिकाग्र पर आ जा रहा है, स्त्री के भाग जो वर्तिकाग्र है इस पर आ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या जी, कि यह हो गया आपका निषेचन की प्रक्रिया। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें हम डिफाइन कर दिए हैं कि कैसे कैसे अंतर है, तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं अंतर किस प्रकार है। तो जैसे पहला अंतर देखिए, परागण में क्या कर रहा है कि परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहलाती है। मतलब जो परागकण होते हैं वह कहाँ पहुँच रहा है जी? परागकण पहुँच रहा है वर्तिकाग्र पर। जो परागकण होता है कहाँ पहुँच रहा है? वर्तिकाग्र पर। परागकण एक हो गया आपका पुरुष का भाग होता है, और वो पहुँच कहाँ रहा है जी? तो वर्तिकाग्र पर, मतलब स्त्री वाला भाग पर पहुँच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम जी? परागण। क्या बोलेंगे? परागण। मतलब कि सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि जो परागकण होता है, जो पुंकेसर का भाग है, वो मादा के कहाँ पहुँच रहे हैं? वर्तिकाग्र पहुँच जा रहे हैं, उसको बोलेंगे परागण। दूसरा क्या कह रहा है, यह ज़्यादातर कीट के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा इत्यादि के माध्यम से होता है। तो परागण की जो प्रक्रिया होती है निम्न माध्यमों द्वारा होती है। बोल सकते हैं हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जानवर के माध्यम से, या जल के माध्यम से भी यह प्रक्रिया हो जाती है। और उसके बाद देखते हैं 3 नंबर क्या कह रहा है कि 3 नंबर जो अंतर है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यह जो प्रक्रिया होती है निषेचन के पहले होती है। क्या होती है? निषेचन के पहले प्रक्रिया होती है। मतलब जो परागण है, परागण में हम लोग पहला पॉइंट यह बोलेंगे कि परागकण अगर वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहा है तो उसको बोलेंगे यह परागण है। परागकण अगर वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो बोलेंगे यह परागण है, परागण है। और इसकी जो माध्यम होती है होने वाली, वो हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, जानवर के माध्यम से हो सकती है। और यह एक और प्रक्रिया होती है जो कि निषेचन से पहले की प्रक्रिया होती है। तो आपका ये तीनों अंतर लिख सकते हैं कि निषेचन से पहले होती है, उसके बाद कीट द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा, और फिर उसके बाद जो परागकण होते हैं वो कहाँ पहुँच रहा है जी? वर्तिकाग्र पहुँच रहा है। ठीक उसी प्रकार निषेचन के समझते हैं कि किस प्रकार अंतर है। निषेचन में पहला देखते हैं कि नर तथा मादा युग्मकों का मिलकर जाइगोट का निर्माण करें। जाइगोट मतलब क्या होता है जी? जाइगोट मतलब
युग्मनज होता है। जाइगोट मतलब युग्मनज होता है। जाइगोट आपका एक इंग्लिश वर्ड है और जाइगोट का आपका हिंदी होता है युग्मनज। एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर लैंगिक अगर कोशिका अलग अलग होती है तो उसको बोलते हैं युग्मक, और दोनों आपस में मिल जाती है तो उसको बोलते हैं युग्मनज। तो यहाँ देखिए दोनों मिल रहा है, अर्थात नर का भी मिल रहा है और मादा का भी मिल रहा है, दोनों का युग्मक मिल रहा है। तो किसका निर्माण कर रहा है जी? युग्मनज का निर्माण कर रहा है। नर और मादा का युग्मक मिलकर किसका निर्माण कर रहा है जी? युग्मनज का, अर्थात जाइगोट का निर्माण कर रहा है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि इस प्रक्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक ले जाने के लिए कार्य पराग नलिका कहलाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो पराग कण होता है, जो पराग कोश में उपस्थित है, वो कहाँ जाता है जी? वर्तिकाग्र पर जाएगा, लेकिन जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो आपका माध्यम है जी पराग नलिका। ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठता है कि नर और मादा युग्मकों तक जब पहुँचता है तो किसके माध्यम से? तो पराग नलिका के माध्यम से। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? यह क्रिया परागण के बाद होती है। जब परागण हो जाती है तब इसके बाद यह प्रक्रिया चालू होती है, अर्थात परागण उसमें था कि वो निषेचन के पहले होती है और यह प्रक्रिया परागण के बाद होती है। इसमें नर और मादा दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट माने युग्मनज होता है। अगर अलग अलग हो नर तथा मादा का भाग तो उसको बोलेंगे युग्मक, और दोनों मिल जाएगा तो बोलेंगे युग्मनज। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आता है आपका यह प्रक्रिया जो होती है किसके माध्यम से जी? तो पराग नली के माध्यम से। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो एकदम इजी वर्ड में हम लिख दिए हैं कि अगर इसका बात करें तो ये बोल देंगे कि हवा, जल, कीट और जानवर के माध्यम से होती है। यह जो प्रक्रिया होती है निषेचन के पूर्व होती है। उसके बाद इसमें बोलेंगे कि अगर परागकण वर्तिकाग्र पहुंच रहा है तो उसको परागण बोलेंगे, और इसमें बोलना हो तो बोलेंगे कि नर और मादा दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। और जो मिलने की प्रक्रिया होती है वो पराग नलिका द्वारा होती है, और यह परागण के बाद की प्रक्रिया है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन इसको बोला जाता है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये वीवीआई क्वेश्चन जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है कि द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, मतलब जो द्विखंडन है वो बहुविखंडन से किस प्रकार अंतर है या अलग अलग है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी द्विखंडन आए तो आप ये बोलिएगा कि एक जनक होता है जो 2 भागों में टूटकर 2 संतति का निर्माण करता है। मतलब ये हो गया आपका अमीबा। यह टूटेगा तो कितने भागी? तो 2 भागों में निर्माण करेगा। ये आपका जनक हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा संतति। क्या हो जाएगी? संतति हो जाएगा। मतलब कि द्विखंडन की बात करें तो इसमें आप लोग ये जानिएगा कि एक जनक है वो टूट रहा है तो 2 संतति का निर्माण कर रहा है। मतलब एक जनक, एक कोई वस्तु है वो टूट रहा है तो कितने भागों में जी? तो 2 भागों में। तो 2 भाग में टूटेगा तो द्विखंडन बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बहुविखंडन। तो सेम वही बात, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा कि एक वस्तु है वो 2 से अधिक भागों में टूटता है, मतलब बहुत भागों में टूट जाता है। ठीक है ना। जैसे कि होता है कि कोई एक वस्तु है वो 2 भाग में टूट गया, मतलब एक जो जन्म देता है उसको जनक बोलते हैं और जो उससे उत्पन्न होता है उसको संतति बोलते हैं। तो एक जनक है अर्थात यह एक जीव जनक है, यह टूट रहा है कितने भाग में? 2 भाग में टूट रहा है तो इसको बोलेंगे द्विखंडन। अगर यहीं अगर बहुत भागों में टूटता है, 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या जी? बहुविखंडन बोल सकते थे। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा आंसर देखते हैं कि क्या कह रहा है आंसर में। तो द्विखंडन में हम लोग देखते हैं पहला क्या कह रहा है, एक जनक जीव 2 समान भागों में विभाजित होकर 2 अलग अलग जीवों का निर्माण करता है। मतलब कि एक जो जनक होता है वो कितने भागों जी? 2 भागों में टूट रहा है। कितने भागों में? 2 भागों में टूट रहा है। और टूटने के बाद जनक और संतति जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं जी? समान होते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है, यह प्रजनन की एक सरल विधि है। मान लीजिए कोई एक चीज़ है 2 भाग में टूट गया तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन अगर बहुत भागों में टूटना होता तो थोड़ा जटिल विधि हो जाएगा। मतलब एक जो जीव है वो कितने भागों में? 2 भाग में टूटा है। तो 2 भाग में टूटा है तो बोल सकते हैं एक सरल विधि है। 2 से अधिक भागों में टूटा तो बोल सकते थे यह एक जटिल विधि है। लेकिन यह तो 2 ही भाग में टूटा है तो ये क्या बोलेंगे जी? एक सरल विधि है।
जैसे उदाहरण में देखते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यह क्या करता है, द्विखंडन करता है। मतलब अमीबा हो गया और एक पैरामीशियम होता है। तो अमीबा पैरामीशियम इसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, जो कि एक ही कोशिका इसमें होती है। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सुन लीजिए कि एक कोशिका वाले जीव अच्छे हैं कि बहुत कोशिका वाला जीव आता है, तो आप लोग बताइए कि बहुत कोशिका वाला जीव, क्योंकि अगर किसी जीव में एक कोशिका रहेगी तो वह क्या करेगा कि सारी क्रिया अपनी एक ही कोशिका द्वारा संपन्न करेगा। जो शरीर के अंदर जितने भी क्रिया होंगी वो क्या करेंगी, एक ही कोशिका द्वारा संपन्न करेगी। लेकिन जिस जीव में एक से अधिक कोशिका होती है वो अलग अलग सभी पार्ट के लिए कार्यरत होते हैं। मतलब कि खाने के लिए अलग, पचाने के लिए अलग, घूमना अलग, सोचना अलग, चलना अलग, सोना अलग, सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन जो जिस जीव में एक कोशिका होती है वो एक ही कोशिका द्वारा सभी क्रिया करती है। तो इसलिए बोला जाता है कि एक कोशिका वाले जीव से अच्छा है कि अधिक कोशिका वाला जीव। ठीक है ना। तो उदाहरण बोलिएगा आपको, अमीबा हो जाएगा और पैरामीशियम दोनों एक प्रकार क्या है जी, एक कोशिका वाला जीव, मतलब एक ही कोशिका इसमें उपस्थित रहेंगे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बहुखंडन में, अर्थात बहुखंडन में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। बहुखंडन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुखंडन, एक जनक क्या कर रहा है जी, जो बहुखंडन में एक जनक जीव कई भागों में विभाजित होकर कोई संतति का निर्माण करता है। मतलब एक ही जनक है और दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है। द्विखंडन की बात करें उसमें तो एक जीव दो भागों में टूटता था, और इसमें एक ही जीव होता है दो से अधिक भागों में टूटता है। आपको नहीं लग रहा है कि बहुखंडन है तो दो से अधिक हो, माने बहुत भागों में हो, तो ये बहुविखंडन होते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है यह प्रजनन की एक अधिक जटिल प्रक्रिया है। अब जरा सोचिए कि कोई चीज़ एक से दो भाग में टूट गया तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन कोई एक जीव है दो से अधिक मतलब बहुत भागों में टूटेगा तो थोड़ा बहुत तो समय लगेगा और थोड़ा बहुत जटिल प्रक्रिया भी होगी, क्योंकि वो छोटा छोटा ऐसे होगा, इसको होगा, टूटेगा, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे ऐसे टूटते जाएगा। ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं कि जटिल प्रक्रिया, और वो वाला दो भाग में टूट गया तो सरल प्रक्रिया है। उदाहरण की बात करें तो देखिए क्या कह रहा है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम बहुविखंडन का उदाहरण चाहे प्रजनन करता है। जो मलेरिया होता है परजीवी, परजीवी का मतलब कि वो दूसरे पर निर्भर है। सौजीवी का मतलब जो सौजीवी होता है जो खुद से अपना कार्य करता है, और परजीवी मतलब दूसरे पर निर्भर है। तो मलेरिया दूसरे पर निर्भर है, और इसका एक आता है प्लाज्मोडियम जो कि बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। ठीक है। द्विखंडन का उदाहरण की बात करें तो अमीबा पैरामीशियम, और बहुविखंडन का बात करें तो मलेरिया परजीवी का प्लाज्मोडियम। ठीक है। थोड़ा अन्य अंतर थोड़ा देखते हैं कि द्विखंडन एक जनक से मतलब केवल दो ही संतति का निर्माण करते हैं, लेकिन बहु जो खंडन होते हैं एक जनक से अनेक संतति का निर्माण करते हैं। वही बात है कि जो द्विखंडन है एक से दो का निर्माण करेगा, और उसके बाद जो बहुखंडन है एक से अधिक का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, द्विखंडन में कोशिका का आकार सामान्यतः दोगुना हो जाता है, जबकि बहुखंडन में कोशिका का आकार छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई एक चीज़ है उसको तोड़िएगा दो भागों में तो देखिए उतना छोटा छोटा नहीं होगा, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम लोग दो से अधिक भागों में मतलब 5-6 भागों में तोड़ देते हैं तो पहले जो जनक है उसके अपेक्षा इधर नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो वही बात करते हैं कि जो दो भागों में टूटता है जो सरल विधि द्वारा वो समान देखने में दिखता है आकार में, लेकिन जो बहुविखंडन होता है इसमें थोड़ा छोटा छोटा क्या हो जाता है, कोशिका हो जाती है। ठीक है। तो उम्मीद आया होगा कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज़्यादा दोस्तों हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग वही चर्चा करेंगे जो आप लोग को याद हो सके। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यौनारंभ के 6 नंबर क्वेश्चन पर यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। यौना आरंभ मतलब कि बोल सकते हैं कि यौना आरंभ का जो समय होता है लड़कियों में 11 से 12 साल। यही प्रोसेस लड़कों में भी होता है, थोड़ा सा एज में अंतर होता है। लड़कों की बात करें तो 12 से 14 हो जाता है और लड़कियों में पहले होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में पहले यौनारंभ होता है, उसके बाद लड़कों में थोड़ा और आता है, मतलब 1-2 साल का गैप रहता है। तो बोलेंगे कि यौनारंभ का जो समय होता है वो लड़का लड़की या दोनों में होता है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है सिर्फ लड़की का बात करें तो क्या होता है। तो 11-12 साल का जब एज आता है लड़की का तो उसकी कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं, तो वही बोलेंगे कि क्या क्या परिवर्तन दिखता है। तो देखिए क्या है,
निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं मुख्य, जैसे पहला, वक्ष के भागों में स्तनों का विकास होना। मतलब कि जो भी महिला होती है, जो भी लड़की होती है, अगर यौनारंभ होता है, मतलब 11 से 12 साल के एज में जाती है, तो उनके जो होता है स्तनों का क्या होता है जी, विकास होने लगता है। ठीक है। दूसरा कर रहा है रजो दर्शन या ऋतुस्राव का प्रारंभ होना। रजो दर्शन मतलब कि बोल सकते हैं कि ये ऐसा चक्र हो जिसमें मतलब कि रजोधर्म, जो अंडा का निर्माण होने लगता है। जब 11-12 साल का एज आता है तो इस एज में क्या होता है कि हर स्त्री के अंदर फिलोपियन ट्यूब होता है और उसके नीचे होता है आपका अंडाशय। अंडाशय से क्या होता है जी, अंडा का निर्माण होने लगता है और वह अंडा परिपक्व होने लगता है और निषेचन के लिए खोजने लगता है किसको, तो शुक्राणु को। अगर नहीं मिलता है शुक्राणु तो फिर वो गर्भाशय से होते हुए और शरीर से बाहर आ जाता है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग रजो दर्शन होता है। तो एक हो गया रजो धर्म होता है। और रजो दर्शन क्या कहते हैं, तो रजो दर्शन देखिए क्या होता है कि अगर पहली बार यौनारंभ के समय 11-12 साल के एज में पहली बार अगर किसी लड़की को अंडा शरीर से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं रजो दर्शन। एक होता है रजोनिवृत्ति, जो अंतिम एज को बोला जाता है, जो कि 40 से 50 साल की एज होता है, जिसमें अंडा का निर्माण अब नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे अंतिम एज, अर्थात 40 से 50 साल का जो एज होता है उसमें बोल सकते हैं कि वो रजोनिवृत्ति है। अब पहली बार जो दिखाई दे उसको बोलते हैं रजो दर्शन। जो पहली बार यौनारंभ के समय में जब पहली बार दिखाई दे अंडा का निकलना, तो अंडा के साथ साथ होता है अनिषेचित अंडा होता है, ब्लड होता है, श्लेष्मा होता है और गर्भाशय के टूटे हुए कुछ दीवार होते हैं। तो वो जब निकलते हैं तो पहली बार जब दिखाई देता है तो बोलेंगे वो रजो दर्शन है। अंतिम बार को रजोनिवृत्ति कहेंगे और उसके बाद जो बीच का जो साइकिल चलता है प्रक्रिया, जो रजो दर्शन या ऋतुस्राव या उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंग्लिश में बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्थात एमसी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। चलिए, आवाज़ पतली हो जाती है, तो यौनारंभ के समय में लड़कियों का आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। गुप्तांगों पर बाल आ जाते हैं, शरीर के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। तो पहला अंतर बोलेंगे कि हम लोग क्या क्या परिवर्तन होता है, तो स्तनों का विकास होता है, आवाज़ पतली हो जाती है, शरीर पर विभिन्न क्षेत्रों में बाल आने लगती है और उसके बाद रजो धर्म का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये आप 4 अंतर लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, तो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये 7 जो आपके स्क्रीन पर है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये VVI है, VVI क्वेश्चन, कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्रदान होता है। अर्थात माँ के जो भ्रूण होता है, भ्रूण अर्थात गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय में पल रहे बच्चे को पोषण किस प्रकार प्रदान होता है। जाहिर सी बात है कि आप लोग समझते होंगे कि हर एक एज आता है जो कि एक महिला गर्भवती होती है, तो गर्भवती होती है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर जो गर्भाशय होता है वहाँ पर बच्चा जो होता है विकसित करता है। तो विकसित करेगा तो उसको पोषण चाहिए। तो कैसे आखिर पोषण मिलता है, आखिर क्या माध्यम हो सकती है पोषण के लिए। आखिर कुछ तो माध्यम होगा ना कि हाँ माँ के शरीर से कुछ जाएगा उसके अंदर तो बच्चा का विकास अच्छा खासा होगा, प्रोटीन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो आखिर क्या संबंध दिखाता है माँ के और बच्चे के बीच, ऐसा क्या संबंध हो गया बीच का जो उसके पोषण को आदान प्रदान करता है। तो थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। तो उस चीज़ का नाम है अपरा, अर्थात इंग्लिश में होता है प्लेसेंटा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि माँ तथा बच्चे के बीच का संबंध कौन जोड़ता है, तो अपरा। अपरा होता है, इंग्लिश होता है प्लेसेंटा। अपरा अर्थात प्लेसेंटा। इस अपरा जो होता है एक रस्सी की तरह होता है जो बच्चे के नाभिक से जुड़ा रहता है और माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है। और इससे क्या होता है कि माँ से गर्भाशय से जुड़ा रहता है तो माँ के ब्लड से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और पोषण तत्व प्राप्त करता है, और जो बच्चे का अवशिष्ट जो पदार्थ होता है वो माँ के खून के ब्लड के रास्ते से फिर बाहर निकलता है। तो थोड़ा बहुत इसका आंसर थोड़ा हम सुनेंगे, बस आप याद रखिएगा अपरा होता है। अपरा होता है जो कि माँ और बच्चे के बीच का संबंध स्थापित करता है, जो गर्भाशय से जुड़ा होता है और बच्चे के गर्भ जो होता है नाभिक होता है उससे जुड़ा रहता है। थोड़ा सा और याद करेंगे कि जो अपरा हो गया ये अस्थायी अंग है। मतलब अस्थायी कहने का मतलब कि ये हमेशा नहीं रहने वाला है, हमेशा यह नहीं रहता है। ये जैसे कि हमारे शरीर में बात करें अस्थायी अंग का, तो जैसे अपेंडिक्स हो गया और एक अपरा हो गया, इसको भी बोल सकते हैं। क्योंकि यह जो होता है आपका निषेचन हो जाता है, निषेचन की प्रक्रिया हो जाता है। जब भ्रूण का विकास होता है तब अपरा का निर्माण होता है, और फिर जब ज्यों ही बच्चा जन्म लेता है तो ये खत्म हो जाता है और इसकी जो रस्सी जैसा संरचना होती है ये बच्चे के साथ बाहर आ जाता है। और फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको
काट कर और दोहरा करके बांधते हैं। एक बार नहीं बांधेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है कितने बार बांधते हैं जी, तो 2 बार बांधेंगे। तो ये भी एक बोल सकते हैं कि अस्थायी अंग है, एक अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स से ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। तो अपर और अपेंडिक्स दोनों अस्थायी है हमारे शरीर का, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं। क्या लिखा है आंसर में, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए एक विशेष संरचना होती है। क्या होती है जी, एक विशेष संरचना होती है जो बच्चे को पोषण प्रदान करेगी, जिसे क्या कहते हैं जी, प्लेसेंटा अर्थात अपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, प्लेसेंटा या अपरा। यानी माँ और बच्चे के बीच एक संबंध जोड़ने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। यह अस्थायी अंग होता है। अस्थायी मतलब कि पहले से नहीं है, मतलब कि जब गर्भ अवस्था होता है और जब भ्रूण का विकास होता है तभी यह अंग का विकास होता है। अस्थायी अंग बोलेंगे जो कि जन्म से ही उत्पन्न हो जाता है, उसको अस्थायी अंग बोलेंगे। लेकिन यह अस्थायी है, मतलब कि गर्भ के बाद ही यह अंग का निर्माण होता है। और अपेंडिक्स भी होता है, आपका जन्म के बाद ही अपेंडिक्स की प्रक्रिया चलती है, इसलिए दोनों को बोला जाता है कि अस्थायी अंग है, जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। कब विकसित होता है जी, गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि जन्म से नहीं विकसित होता है। गर्भ जब हो जाते हैं, जो भी महिला गर्भ हो जाती है तब तो विकसित होता है। कौन विकसित होता है जी, प्लेसेंटा। इसलिए क्या बोला जाता है, अस्थायी अंग। और गर्भ की दीवारों से जुड़ जाता है। किस दीवार से जुड़ता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को माँ के रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मतलब रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, ब्लड से क्या प्राप्त हो जाएगी, O2 प्राप्त होता है। O2 किसको मिलता है, बच्चे को O2 मिलता है, और उसके साथ पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। और भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं माँ के रक्त के माध्यम से वापस आ जाते हैं। मतलब कि ये एक तो संबंध जोड़ दिया। अपरा जो होता है, अपरा क्या करता है जी, संबंध तो जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद माँ के रक्त से ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेता है बच्चा, और पोषक तत्व भी प्राप्त कर लेता है। और जो बच्चे में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो फिर क्या करते हैं, जो ब्लड है उसके माध्यम से फिर वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार पोषण प्राप्त होता है। तो कुछ हम आपको चित्र दिखा रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। चित्र कैसे है, चित्र आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये आपका चित्र हो गया आपके सामने, तो अच्छा हम देख सकते हैं चित्र का। जैसे कि ये आपका हो गया एक महिला का बॉडी हो गया, यहाँ तक बॉडी है। इसके अंदर देखिए एक आपका गर्भाशय दिख रहा है जहाँ पर बच्चा पल रहा है। ठीक है, आपका बच्चे का ये संरचना देखिए, ये बच्चे का क्या है जी, संरचना है। आपके बच्चे को संरचना दिख गया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्लेसेंटा कहाँ है, अपरा कहाँ है। तो देख रहे होंगे रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपरा। जो कि इससे एक रेखा निकली है ऐसे रस्सी की तरह, और लिपट लिपट कर देखिए कहाँ है जी, बच्चे के नाभिक में जुड़ा है। ये आपका रेड कलर का अपरा हो गया, और इससे एक रस्सी निकला है। रस्सी कहाँ गया है, बच्चे की नाभिक में गया है। इसी के माध्यम से माँ के ब्लड से O2 प्रदान होता है, किसको, बच्चे को पोषक तत्व भी प्रदान होता है। और जो बच्चे में अवशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं रक्त के माध्यम से फिर पुनः वापस चले जाते हैं। और इस प्रकार माँ से बच्चे को पोषण तत्व और ऑक्सीजन हो गया इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा चित्र भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आप लोग को। देखिए दूसरा चित्र थोड़ा और अच्छा है। दूसरा चित्र क्या है, देखते हैं थोड़ा सा। तो आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा चित्र। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका मतलब बच्चा हो गया, महिला है उसका बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया। देखिए यहाँ से इसके नाभिक है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, नाभिक है। यहाँ से एक ऐसे रस्सी जैसा निकला है संरचना, और जो इस तरह से आगे चला गया है, और इसको बना देंगे अब माँ का गर्भ बना देंगे। और इससे माँ के गर्भ से यह जुड़ जाता है, ये अपरा है, ये माँ के गर्भ से जुड़ जाता है, और इससे एक रस्सी जैसा निकलती है संरचना, जो बच्चे को कहा कि नाभिक से जुड़ा रहता है। और इससे ब्लड के माध्यम से O2 प्राप्त होता है, और उसके बाद पोषक तत्व प्राप्त होता है, और फिर इसमें अवशिष्ट पदार्थ होता है, फिर ब्लड के माध्यम से वापस आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से चित्र है बच्चे और अपरा। बच्चा ये है और अपरा यह है, दोनों का बीच का संबंध देखिए एक रस्सी जैसा है। और इसी के माध्यम से वो माँ से जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्राप्त करता है, कौन, तो बच्चा। ठीक है, तो उम्मीद आया होगा कि आप लोग समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। मतलब अगर कोई महिला हो गया कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, सी मतलब बोल सकते हैं कॉपर, COT, इसका अगर प्रयोग कर रही है तो क्या मतलब वो यौन संचारित रोग से रक्षा प्राप्त करेगा। तो क्वेश्चन समझा देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। कॉपर टी जो होता है एक प्रकार का यंत्र होता है,
कॉपर टी जो होता है वो एक प्रकार का यंत्र होता है जो टी के जैसा संरचना होती है। वो अगर लगाया जाता है, अगर किसी महिला के यौन के रास्ते से उसके लगाया जाएगा तो इससे क्या होता है कि वह अगर किसी शारीरिक संबंध भी बनाती है किसी भी पुरुष के साथ, तो जब शुक्राणु जाता है तो वो नष्ट कर देगा। कौन नष्ट करेगा जी? कॉपर टी। मैंने कॉपर टी महिला के शरीर के अंदर लगाया जाता है यौन के रास्ता में, इसलिए क्योंकि वो क्या करता है कि अगर शुक्राणु अंदर जाता है तो शुक्राणु को क्या करेगा जी? नष्ट कर देगा। कौन नष्ट करेगा जी? तो आपको ये हो जाएगा कॉपर टी क्या करेगा? नष्ट करेगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा लाइट कट गया, चलिए फिर भी समझते हैं हम लोग। लाइट थोड़ा सा कट गया तो अंधेरा हो गया होगा, तो दिख रहा होगा, वैसे भी घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो कॉपर टी क्या है? कॉपर टी एक प्रकार का यंत्र है जो कि क्या करता है कि किसी महिला के यौन में लगा दिया जाता है और वो उसका कार्य है कि शुक्राणु जब ही अंदर प्रवेश करेगा तो गर्भवती नहीं होगी। क्यों नहीं गर्भवती होगी? क्योंकि कॉपर टी के द्वारा वो शुक्राणु नष्ट हो जाता है। तो बोल सकते हैं ना कि कॉपर टी का उपयोग हम लोग गर्भरोधक के रूप में करते हैं, मतलब जो महिला को अगर गर्भ नहीं चाहिए वो कॉपर टी का उपयोग करती है। लेकिन यौन संचारित रोग जो हो गया ये तो इन्फेक्शन हो गया, जो कि इससे कोई संबंध नहीं है। इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? अच्छा से साफ सुथरा अगर कोई शरीर नहीं रखिएगा, आपका जो भी पार्ट्स है उसको अगर आप सावधानी नहीं बरतिएगा, साफ सुथरा नहीं रखिएगा, तो फिर क्या होगा? यौन संचारित अर्थात एड्स जैसे प्रॉब्लम होंगे। एड्स जैसे प्रॉब्लम होगा। एड्स जो आप लोग सुने होंगे, जो एड्स जैसे प्रॉब्लम होता है, जो HIV नाम का प्रक्रिया से होता है, ये आपका वाहक हो गया, इसके द्वारा एड्स हो जाता है। तो अगर आप मतलब कोई भी पार्ट्स हो उसको आप साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो यौन संचारित रोग होता है। कॉपर टी जो हो गया वो आपको बात करते हैं, यह गर्भ निरोधक है, मतलब गर्भ को रोक देगा। तो दोनों का अलग अलग है। आते हैं अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कर रहा है। नहीं, मतलब कि यह जो कॉपर टी है वो यौन संचारित रोग पर कोई असर प्रभाव नहीं करता है, तो कोई रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि यौन संचारित रोग एक प्रकार का हो गया इन्फेक्शंस और ये एक प्रकार का यंत्र। इसका कार्य होता है गर्भ रोधक है, मतलब कि गर्भ को रोकने का कार्य करता है, क्योंकि शुक्राणु को नष्ट कर देता है, और यह होता है आपका इन्फेक्शन। तो दोनों अलग अलग, इसलिए आपका होता है नहीं। कॉपर टी का उपयोग महिला के यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि यह विधि नर तथा मादा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, केवल गर्भ धारण रोकती है। कहने का मतलब जो कॉपर टी है वो क्या करती है जी? केवल गर्भ धारण को रोकती है, मतलब कि शुक्राणु को नष्ट कर देगी और जिससे किसी भी प्रकार का निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा। कौन करेगा? तो कॉपर टी के माध्यम से। कॉपर टी लगा दीजिएगा तो किसी भी प्रकार का गर्भ धारण नहीं होगा, मतलब कि वो महिला मतलब निषेचन की प्रक्रिया नहीं कर पाएगी, और जिससे डरने की कोई बात नहीं होता है। तो ये हो गया आपका यंत्र और ये हो गया आपका इन्फेक्शन। तो दोनों एक प्रकार का अलग होगा। देखिए डायग्राम के माध्यम से थोड़ा बहुत समझते हैं हम लोग। कॉपर टी के आता है आईयूडी, इसका संरचना बनाने के लिए तो आप टी के जैसा संरचना बनाइएगा, ऐसे कर दीजिएगा और फिर ऐसे करने का एक दो वायर ऐसे लगा दीजिए। ये हो गया आपका कॉपर, बोलेंगे कॉपर टी हो गया। तो ये तार हो गया और ये आपका टी के जैसा यंत्र हो गया, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम लोग गर्भधान को रोक सकते हैं। जो महिला निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि शुक्राणु नष्ट हो जाएगा तो निषेचन होगा नहीं, तो इस यंत्र द्वारा। और ये हो गया आपका इन्फेक्शन, जो कि कभी भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग प्रक्रिया और दोनों एक दूसरे को रक्षा नहीं करेगा, ठीक है ना। उम्मीद आया होगा, कम समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि अलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जो अलैंगिक जनन होता है यह क्या होता है, इसको क्लोन भी बोला जाता है। अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं जी? क्लोन भी बोलते हैं। अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? क्लोन के नाम से भी जानते हैं। क्लोन मतलब कि एक जैसा रूप दिखना, मतलब कि कोई अगर चीज हो गया उससे जो भी उत्पन्न हो रहा है वो एकदम एक जैसा दिखेगा, मतलब कि जनक भी एक जैसा दिखेगा और संतति भी। जैसे कि अमीबा हो गया, तो अमीबा एक से दो भागों में टूटता था, तो ऊपर जनक था नीचे संतति था, तो दोनों एक जैसा दिखता था ना, तो उसको बोलते हैं कि वही एक क्लोन हो गया। मतलब अमीबा की जो प्रक्रिया है वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है।
अलैंगिक जनन को कलोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जनक होते हैं इससे जो संतति उत्पन्न होता है, जो जीव होता है उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो एकदम समान दिखते हैं, रंग रूप रेखा सब कुछ में क्या दिखेंगे, समान, इसलिए बोला जाता है अलैंगिक जनन को कलोन। तो बोला अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या अलग है, तो बताना चाहता हूँ कि अगर अलैंगिक जनन है एकदम सेम दिखेगा, मतलब कि जो फादर रहेंगे और उसके जो आएगा बच्चे आएंगे तो दोनों में समान, मतलब एकदम समान भाव का गुण रहेगा, तो थोड़ा बहुत पहचानने में अंतर हो जाएगा। नहीं पहचान पाइएगा कि कौन फादर है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, मतलब कोई नहीं पहचान पाएगा, लगेगा कि ये भी मतलब कि फादर है और फादर तो फादर है ही है, तो दोनों एकदम एक जैसा दिखेंगे, तो उससे दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये थोड़ा प्रक्रिया मतलब दिक्कत वाली होती है। और जो लैंगिक जनन होती है इसमें अलग अलग, एकदम अलग अलग, क्योंकि डीएनए है ना जी, डीएनए क्या होता है, डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये इसके प्रक्रिया में भाग लेता है और इसके वजह से पूरा जनरेशन बदल देता है, रंग रूप रेखा आकार गुण सब कुछ बदल देगा, दिमाग तक बदल देता है। कौन? लैंगिक जनन। किसके वजह से? तो डीएनए की वजह से, और आपको अलग अलग विभिन्नता दिखाई देगी। अलैंगिक जनन में एक जैसा दिखेंगे, पता नहीं चलेगा कौन क्या है, लेकिन लैंगिक जनन में अलग अलग रूपरेखा दिखाई देगा, तो पहचानने में आसान इसमें होगी ना। तो थोड़ा बहुत आंसर सुन लेते हैं, क्या आंसर कह रहा है। अलैंगिक जनन द्वारा उस तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, मतलब कि जैसा जनक है उसके जैसा क्या होती है, संतति होती है, माने जनक जो फादर हो गया उसके जैसा हो गया बच्चा, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं रहेगा, जो कई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं है। मतलब अंतर कैसे दिखेगा, जब जनक भी वैसा है और उसका चिल्ड्रन भी वैसा है, तो अंतर क्या होगा, कुछ नहीं अंतर होगा, पहचानने में भी दिक्कत हो जाएगा। विपरीत, इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा डीएनए प्रकृति की सहायता से नई समष्टियाँ उत्पन्न होती है, जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त हो जाते हैं और विभिन्नता जीवों को अनुकूल और विकास में सहायता होती है। मतलब कहने का मतलब कि जो अलैंगिक जनन है उसका जो जनक होता है सेम उसके जैसा संतति हो जाएगा, तो पहचानने में दिक्कत होगा। लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है कि जो जनक होता है उससे भिन्नता उसके संतति होगा और इससे समष्टियाँ अलग अलग तरह तरह के प्राप्त हो जाएगी, अलग अलग रूपरेखा होगा, रंग होगा, पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और विकास में भी भूमिका निभा देगा। इसीलिए अब देखिए, ये लैंगिक जनन में एक जैसा दिखने वाला सेम जो दिखता है, सेम दिखने के कारण बोलते हैं इसको कलोन। आपका 10 क्लास का क्वेश्चन है, आपको आगे क्लास में पढ़ना है कि अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहते हैं। तो क्लोन कहने का मतलब होगा कि एक जैसा संतति और संतान, मतलब कि जनक और संतान एक जैसा होना, इस वजह से उसको क्लोन कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा शब्द क्या कह रहा है। दूसरा शब्द देखिए थोड़ा सा, दूसरे शब्दों में लैंगिक जनन में शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजन के कारण डीएनए द्वारा पैतृक गुण वर्तमान पीढ़ी के सदस्यों में स्थानांतरित हो जाता है, जो कि जीवित रहने के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, जबकि अलैंगिक जनन में एकल डीएनए के कारण जीवित रहने की संभावना कम मानी जाती है। कहने का मतलब यह होगा कि जो लैंगिक जनन होता है और डीएनए की वजह से आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता रहता है, बदल जाता है, रूपरेखा भी बदलता है और लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता है और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन अलैंगिक जो जनन होता है वो एकल डीएनए होता है, एक ही डीएनए, मतलब उसमें कोई भूमिका नहीं होता है, या तो नर भाग लेगा नहीं तो मादा भाग लेगा। लैंगिक जनन में नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों भाग लेंगे, लेकिन इसमें होगा सिर्फ या तो मेल या नहीं तो एक फीमेल ही भाग लेंगे, जिससे जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ और आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ आया होगा तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, और उम्मीद आया हो कि हो गया, समझ आ गया होगा। धन्यवाद।